नमस्कार, आदाब, सलाम साथियों, क्या हाल-चाल है? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद के साथ-साथ हमारी दुआ और प्रार्थना भी है कि आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई में नियमित रूप से लगे रहिए, अपने ज्ञान को एनहांस करिए। साथियों, आज 18 अप्रैल 2026 की तारीख है। आज का करंट अफ़ेयर पढ़ने से पहले हम आपके सामने 2 तस्वीर लेकर के आए हैं। क्यों लेकर के आए हैं? इसके पीछे आज वजह है साथियों, आज है विश्व विरासत विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 18 अप्रैल को हर साल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए हमारे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु। आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, टाइगर। लेकिन राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो वो है हाथी। हमारे देश का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। और विश्व का अगर पूछ दिया जाए विश्व का विरासत पशु क्या है? तो लाल पांडा विश्व का विरासत पशु है। तो आज विरासत दिवस है, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। हमारे देश का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया था किस तिथि को घोषित डिक्लेयर किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2010 को 22 अक्टूबर 2010 को हमारे देश में राष्ट्रीय पशु दिवस मनाया जाता है। पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के ही महीने में 4 अक्टूबर को पशु दिवस मनाया जाता है। और हाथी के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में। हाथी परियोजना कब शुरू हुआ? 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। अब साथियों, कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लिया जाए, फटाफट रिवीजन कर लिया जाए, क्विक रिवीजन कर लिया जाए, उसके बाद पढ़ा जाएगा आज के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न, हाल ही में प्रोजेक्ट हिम सरोवर कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तर, लद्दाख में। दूसरा, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। तीसरा प्रश्न था कल, हाल ही में भारत के पहले क्वांटम टेस्ट बेड को किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। चौथा, हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस को कहाँ लॉन्च किया? तो मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में। हाल ही में विजडन क्रिकेटर अल्मानैक में लीडिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का खिताब किसने जीता? दीप्ति शर्मा ने। हाल ही में नेशनल मूड कोर्ट प्रतियोगिता किसने जीती है? तो नेशनल राष्ट्रीय मूड कोर्ट प्रतियोगिता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने जीता है। सातवां, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल मई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया। उनका नाम क्या है? अजीत कुमार मोहंती साहब। अगला, हाल ही में विक्टर एक्सलेशन का सर इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। इनका संबंध किस खेल से है? उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन। डेनिस यानी कि डेनमार्क देश के रहने वाले विक्टर एलेक्सन, इन्होंने बैडमिंटन संबंध था इनका, खेलते थे, बैडमिंटन खिलाड़ी थे, इन्होंने संन्यास ले लिया। नौवां, हाल ही में इस्माइल उमर गुएले को लगातार छठी बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? जिबूती। अफ्रीकी देश जिबूती के प्रेसिडेंट बने छठी बार इस्माइल उमर गुले। 10वां प्रश्न था, हाल ही में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासांग 11GA का सफल परीक्षण किसने किया? हवासांग 11GA का सफल परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया, बैलिस्टिक मिसाइल है। ये था लास्ट डे का करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न, हाल ही में कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है किसने? साथियों देखिएगा, चेस का टूर्नामेंट है कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट अभी हाल ही में जीत लिया है आर वैशाली ने। महिलाओं में आर वैशाली ने कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट जीत लिया और यह टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आर वैशाली पहली भारतीय महिला जिन्होंने कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट जीता है। देखिएगा, ये पुरुषों में जीता है जावोखिर सिंद्रारोव उज्बेकिस्तान देश के हैं। उज्बेकिस्तान देश के इन्होंने पुरुषों में जीता और महिलाओं में आर वैशाली ने जीता है। क्या था, कहाँ हुआ? देखिए, फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 इसका आयोजन हुआ साइप्रस देश के पेगिया शहर में आयोजित हुआ। पुरुषों में जावोखिर सिंद्रारोव ने जीता है जो उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और आर वैशाली हमारे भारतीय हैं। टूर्नामेंट जीत करके इन्होंने इतिहास रच दिया है और महिला विश्व चैंपियन को चुनौती देने की हकदार बन गई हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बात कि ये जो जीते हैं जावोखिर, इन्होंने डी गुकेश को हराया, यानी फाइनल में हमारे भारतीय पुरुष खिलाड़ी डी गुकेश हार गए हैं। इसके अलावा जितना भी चेस से संबंधित स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर महत्वपूर्ण सेगमेंट है, खूब बढ़िया से कवर किया जाएगा। चेस से संबंधित परीक्षाओं में आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ऐसा हमने तैयारी किया है।
देखिएगा, फीडे शतरंज का सर्वोच्च संस्थान है फीडे, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड देश के लुसाने शहर में। स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में इसका गठन होता है 20 जुलाई 1924 को। जब गठन होता है तो फ्रांस के पेरिस में यह गठन होता है और इसका हेडक्वार्टर था 20 जुलाई 1924 पेरिस फ्रांस में। और वर्तमान मुख्यालय हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष वर्तमान में आर्कादी द्वारकोविच वर्तमान में फीडे के अध्यक्ष चेयरमैन है। और उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण नाम परीक्षा के लिए विश्वनाथन आनंद, हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, ये वर्तमान में फीडे के उपाध्यक्ष हैं। विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है हर साल 20 जुलाई को, क्योंकि 20 जुलाई को फीडे का गठन हुआ था। शतरंज ओलंपियाड लास्ट टाइम 2024 हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि डी गुकेश ने जीता था इसको। इसके अलावा देखिएगा, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर इंडिया के, हमारे भारतीय प्रथम ग्रैंड मास्टर, फोटो देख के पहचान गए होंगे आप, 1988 में पहला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद किस वर्ष में बने थे? 1988 में। और पहला खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? इन्हीं को। पहला ग्रैंड मास्टर भारत के विश्वनाथन आनंद, और पहला खेल रत्न पुरस्कार विजेता विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद बहुत इंपॉर्टेंट है। और खेल रत्न पुरस्कार साथियों, इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी वर्तमान में नाम हो गया इसका परिवर्तित, अब नाम हो गया इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अभी करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे भारत के 94वें 94th क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये मयंक चक्रवर्ती ये साथियों नॉर्थ ईस्ट के पहले ग्रैंड मास्टर हो गए। भारत के हमारे 94वें ग्रैंड मास्टर हो गए हैं। स्वीडन में आयोजित 8वां ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में इन्होंने शानदार जीत दर्ज किया है। इसके अलावा शतरंज में पूछा जाता है क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे युवा चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? तो कुछ नाम है, इसमें भी रिकॉर्ड टूटते रहता है। वर्तमान में यह नाम है अभिमन्यु मिश्रा, अमेरिका के भारतीय मूल के खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा, 12 साल 4 महीना 25 दिन के सबसे युवा वर्तमान में दुनिया के ग्रैंड मास्टर हैं। और अगर भारत में हमारे पूछा जाएगा तो देखिएगा, भारत में गुकेश डोमा राजू, डी गुकेश, 12 साल 7 महीना 17 दिन। अभिमन्यु मिश्रा से आप कंफ्यूज मत होइएगा साथियों, भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिकी नागरिकता इनके नाम पे है। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न, हाल ही में प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए स्पोर्ट जीनोमिक्स प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात सरकार खेल के क्षेत्र में जीनोमिक्स कार्यक्रम लागू की है। देखिए, गुजरात स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम एथलीटों के प्रदर्शन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाएगा। 2030 में राष्ट्रमंडल खेल होगा हमारे भारत के अहमदाबाद में। 2030 में राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? अहमदाबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला ये, अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होगा। दूसरा अवसर है जब हमारे भारत में होगा। पहली बार 2010 में न्यू दिल्ली में खेलगांव मैदान में हमारे भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 में। दूसरा अवसर है 20 साल बाद अहमदाबाद में हो रहा है। और ये साथियों कॉमनवेल्थ के बाद 2038 में संभावित है, 2038 में कि हमारा भारत 38 नहीं होगा साथियों, 38 नहीं होगा। अगर हम देखें तो 2024 में हुआ था, हर 4 साल पे होता है। 24 के बाद 28, यानी कि 2028 में होगा। 28 के बाद 32, 32 के बाद 36 होगा, यानी कि 2036 में संभावित है। अहमदाबाद दावेदारी पेश करेगा ओलंपिक खेलों का, दुनिया का सबसे बड़ा खेल ओलंपिक के लिए दावेदारी प्रस्तुत कौन सा शहर करेगा? तो अहमदाबाद करेगा। हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। और 2030 में तो कर ही रहा है कॉमनवेल्थ का। यही कॉमनवेल्थ की तैयारी के लिए गुजरात स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया गया। माना जाता है, क्या विशेषता खास है इसकी? माना जाता है कि 66% आनुवंशिक कारक से खेल प्रदर्शन में भूमिका होती है। मनो कहा जाता है कि पहलवान का बेटा पहलवान होगा, शक्तिशाली का बेटा ही शक्तिशाली होगा, स्पोर्ट्समैन का बेटा स्पोर्ट्समैन होगा। ये वैज्ञानिक दावों में कहा जा रहा है कि 66% आनुवंशिक कारक खेल में अहम भूमिका निभाते हैं। डीएनए के आनुवंशिक मार्करों का गहन अध्ययन किया जाएगा और व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, अनुकूलित ट्रेनिंग दिया जाएगा, सही खेल के चुनाव में मदद मिलेगा। अगर टेस्टिंग हो जा रहा है जीनोमिक्स तो उस बच्चे को पता चल जाएगा कि यह बच्चे के अंदर क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है, कैसा इस बच्चे का जीन है, उसी के अनुकूल उसको तैयार करके वर्ल्ड क्लास का खिलाड़ी उसको बनाया जाएगा। किस राज्य ने शुरू किया है? गुजरात। और इसके अलावा साथियों चोट की रोकथाम भी की जाएगी, इंजरी से बचाव भी होगा। इसमें संचालन कौन कर रहा है इसका? तो गुजरात में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जीबीआरसी और गुजरात खेल प्राधिकरण संयुक्त प्रयास से यह आयोजित हो रहा है। सिंपल प्रश्न पूछेगा आपसे, स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम कहाँ शुरू हो रहा है? तो गुजरात में। बाकी सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब हम गुजरात का स्टैटिक जीके कर लेते हैं। गुजरात राज्य का जीके। 1 मई 1960 को गुजरात का गठन होता है बंबई प्रांत से अलग होकर के।
बंबई प्रांत था, बंबई से गुजराती भाषा वालों के लिए गुजरात राज्य बन जाता है और मराठी भाषा वालों के लिए महाराष्ट्र राज्य बन जाता है। दोनों भाषा के आधार पर गठित होता है। चूंकि हमारे भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होता है, मलयालम भाषा वालों के लिए केरल, कन्नड़ भाषा वालों के लिए कर्नाटक, तमिल भाषा वालों के लिए तमिलनाडु और तेलुगु भाषा वालों के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना फिर बन गया है। ऐसे साथ ही उड़िया भाषा वालों के लिए उड़ीसा उड़ीसा हो जाता है। अब मणिपुरी भाषा वालों के लिए मणिपुर राज्य होता है। तो सभी हमारे भारत के राज्य भाषा के आधार पर गठित है। हालांकि संविधान लागू होने के समय यह तय हो रहा था कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का बंटवारा हो, लेकिन आंध्र प्रदेश में 1953 में मद्रास क्षेत्र के पोट्टी श्रीरामुलु ने आंदोलन किया, भूख हड़ताल किया, जिससे उनका डेथ हो गया और आनंद फानंद में सरकार ने 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित कर दिया और आंध्र प्रदेश पहला भारतीय राज्य बन गया भाषा के आधार पर गठित होना 1953 में। फिर 3 साल बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो जाता है, जिसमें हृदयनाथ कुंजरू और के एम पढ़िक्कर 2 उपाध्यक्ष बनते हैं और फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अध्यक्ष होते हैं। और तब से जो है ये गठन होता है। 1960 में हम पा रहे हैं कि गुजरात का गठन होता है गुजराती भाषा के आधार पर। राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर अहमदाबाद के समीप में बसाया गया नवीनतम शहर है गांधी जी के नाम पर। गांधीनगर अहमदाबाद के समीप में, चूंकि अहमदाबाद बहुत बड़ा शहर है, अहमदाबाद बड़ा शहर है, उसके समीप में डेवलप किया गया। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। तटरेखा वर्तमान में नवीनतम 1600 किलोमीटर है और पहले जो था वो 1214 किलोमीटर था। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल और धौलावीरा जगह है। लोथल डॉकयार्ड है, बंदरगाह क्षेत्र है। डेयरी उद्योग के लिए गुजरात प्रसिद्ध है। अमूल जो आणंद में स्थित है गुजरात में ही है। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ प्रसिद्ध मंदिर, महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात के काठियावाड़ में। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। दीनदयाल बंदरगाह, जिसका पूर्व में नाम था कांडला बंदरगाह, ज्वारी एकमात्र बंदरगाह है। भारत का एकमात्र ज्वारी बंदरगाह कांडला बंदरगाह। नया नाम इसका क्या हो गया? दीनदयाल बंदरगाह हो गया। गरबा यहाँ का लोक नृत्य है। गरबा यहाँ का लोक नृत्य है। ढोकला यहाँ का प्रसिद्ध खाना है। यहाँ के राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है। एशियाई पशु है, एशियाई शेर है यहाँ का राजकीय पशु। राजकीय पशु एशियाई शेर। राजकीय पुष्प गेंदा का फूल। राजकीय वृक्ष, राजकीय फल पूछा जाए, वृक्ष हो जाए तो आम का हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड क्लास स्टैचू साथियों 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के गुजरात के केवड़िया गांव में है। केवड़िया गांव का नाम बदल के एकता नगर कर दिया गया है और इस प्रतिमा को बनाने वाले रामजी वंशुता, जिनका अभी हाल ही में डेथ हो गया, निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पर बनाया गया। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। उकाई जल विद्युत परियोजना तापी नदी पर है। तापी नदी पर उकाई जल विद्युत परियोजना है। पेट्रोकेमिकल नगर के रूप में जामनगर गुजरात को जाना जाता है। 90% भारत का हीरा सूरत में बनता है, सूरत में इसको तराशा जाता है। आणंद डेयरी उद्योग यहीं पर है, दीनदयाल बंदरगाह यहीं पर है। इसके अलावा साथियों गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कंफ्यूज न होइएगा, अपडेटेड है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। भूपेन पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और एक बात 12 जून देखिए लिखा है 12 जून 2025 को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होता है। आप सभी जानते हैं साथियों, दुखद घटना होता है हमारे भारत में अहमदाबाद में। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट अहमदाबाद से कुछ ही दूरी पर उसका क्रैश हो जाता है। उसी में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी, इनका डेथ हो जाता है, निधन हो जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 2025 में या हाल फिलहाल में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का एरोप्लेन दुर्घटना में डेथ हो जाता है। इसके अलावा साथियों महाराष्ट्र में भी डिप्टी सीएम थे अजित पवार, उनका भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना सारामती जो है महाराष्ट्र में, वहां पर दुर्घटना से निधन हो जाता है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना से साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। हाल ही में मार्च 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस भारतीय क्रिकेटर ने जीता है? हर महीने दिया जाने वाला आईसीसी का पुरस्कार है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। पुरुष और महिला में दिया जाता है, तो महिलाओं में पुरुष का है, मेंस का जीत लिया संजू सैमसन ने। नाम याद होगा आपको, संजू सैमसन। संजू सैमसन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार मार्च 2026 के लिए इनको प्रदान किया गया। मार्च 2026 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुषों में संजू सैमसन। और महिलाओं में देखिएगा साथियों न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड की एमेलिया केर, न्यूजीलैंड की एमेलिया केर, न्यूजीलैंड की एमेलिया केर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2026, न्यूजीलैंड एमेलिया केर। अगला क्वेश्चन से पहले साथियों क्रिकेट से था, तो क्रिकेट का दुनिया का 3 शीर्ष इंस्टीट्यूट के बारे में देख लीजिएगा। आईसीसी विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट जो पूरी दुनिया में क्रिकेट का ऑर्गेनाइज कराता है, ऑर्गेनाइजेशन है। और एशियाई क्रिकेट काउंसिल और हमारे भारत का बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, इन तीनों का स्ट्रेटेजी के आईसीसी का गठन होता है 1909 में। आईसीसी का पुराना नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, मुख्यालय इसका दुबई में
और यूएई दुबई में 2005 से। इसके वर्तमान में चेयरमैन अध्यक्ष हैं जय शाह, और अभी हाल ही में करंट अफेयर में सीईओ बने हैं, इंपॉर्टेंट है, संजोग गुप्ता। आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता। मेंबर कितने, 108 प्लस इसमें मेंबर है। वर्ल्ड वाइड क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन कराती है, विश्व कप का आयोजन कराती है, कॉमन क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2020 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन कराती है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल गठन होता है 1983 में, जिस वर्ष हमारी भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव के कप्तानी में 1983, उसी साल एशियाई क्रिकेट काउंसिल गठित होता है। पहले इसका मुख्यालय कोलंबो में था श्रीलंका में, अभी इसका मुख्यालय यूएई के दुबई में। एसीआई और आईसीसी दोनों दुबई में है। प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है, तो मोहसिन नकवी पाकिस्तान के। अब यहाँ पर देखिएगा बीसीसीआई सबसे महत्वपूर्ण, हमारे भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, इसका गठन होता है 1928 ईस्वी में, मुख्यालय है मुंबई में। प्रेसिडेंट है मिथुन मनहास, नए बने हैं मिथुन मनहास बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। और सेक्रेटरी यानी सचिव है देवाजीत सैकिया, ये भी करंट में बने हैं देवाजीत सैकिया। चौथा प्रश्न, हाल ही में स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की है। स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए स्टार्टअप इंडिया फंड फॉर फंड्स 2.0 शुरू किया गया है। स्टार्टअप इंडिया फंड्स फॉर फंड 2.0 को शुरू किया है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने। किस चीज के लिए, तो टू स्ट्रेंथ स्टार्टअप इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए, ये स्टार्टअप कंपनियों का जो वातावरण है, इकोसिस्टम है, उसको मजबूती, आर्थिक मजबूती देने के लिए, फंड प्रोवाइड करने के लिए। इसमें होगा क्या कि डायरेक्ट जो है कंपनी को न दे करके, बल्कि जो इन्वेस्टर है उनको फंड प्रोवाइड कराया जाएगा। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 लॉन्च किया, एफओएफ 2.0, इसको मंजूरी दिया है। 13 अप्रैल 2026 को आधिकारिक रूप से इसको अधिसूचित किया गया, नोटिफाइड किया गया है। 2016 में यह पहला शुरू हुआ था। पूछा जाए एफओएफ 1.0 कब शुरू हुआ था, 2016 में। 10 साल बाद हम पढ़ रहे हैं कि इसका दूसरा वर्जन शुरू हुआ है। कुल इसमें धनराशि कितना आवंटन किया गया, 10,000 करोड़ रुपया। उद्देश्य क्या है, तो देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में उद्यम जो होते हैं, वेंचर और विकास पूंजी, ग्रोथ कैपिटल को बढ़ावा देना। कार्यान्वयन एजेंसी कौन होगा, नोडल एजेंसी कौन होगा, तो सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु विकास बैंक। भारतीय लघु विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लखनऊ में। लखनऊ में। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में घोषित भारत ताइवान औद्योगिक पार्क गुजरात के किन दो स्थानों पर विकसित किया जाएगा। उत्तर सी, सानंद और धोलेरा। धोलेरा स्मार्ट सिटी सेमीकंडक्टर का वैश्विक हब बनने जा रहा है। सेमीकंडक्टर का भारत में पहला प्लांट गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में। और साथियों, सानंद जो है ये ऑटोमोबाइल हब है, दुनिया का ऑटोमोबाइल हब के रूप में डेवलप हो रहा है। भारत का ऑटोमोबाइल हब है, गुजरात का ऑटोमोबाइल हब है, और दुनिया का वैश्विक हब बनने जा रहा है ऑटोमोबाइल का। और धोलेरा जो है वो सेमीकंडक्टर प्लांट का, आईसी चिप का ये हब बनने जा रहा है, वैश्विक हब बनने जा रहा है, दोनों गुजरात में। साथियों, यहाँ पर भारत ताइवान औद्योगिक पार्क शुरू हो रहा है, इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क टू बी डेवलप्ड इन द सानंद एंड धोलेरा रीजन। कहाँ पर है, गुजरात में है। देखिएगा इमेज को, कितना इसमें बजट है, तो 1.2 लाख करोड़ रुपए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में खर्च होंगे, और 1,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, संभावना एक्सपेक्टेड है, और 12,000 नए रोजगार सृजित होंगे इसके अंतर्गत गुजरात में। पूछा जाए आपसे कि भारत का कौन सा शहर सेमीकंडक्टर हब बनेगा वैश्विक, तो धोलेरा। और ऑटोमोबाइल हब कौन बन रहा है, तो गुजरात का सानंद। आनंद नहीं है साथियों, आनंद का भाई है सानंद, आनंद जो अमूल डेयरी के लिए, ये सानंद है। छठा प्रश्न है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया। उत्तर हो जाएगा 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को हर साल दुनिया भर में विश्व कला हैप्पी वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। 15 अप्रैल को सेलिब्रेट क्रिएटिविटी वर्ल्ड वाइड, वैश्विक स्तर पर कला के प्रदर्शन और उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है विश्व कला दिवस 2016, 15 अप्रैल को। इसका थीम क्या था, अभिव्यक्ति का उद्यान, कला के माध्यम से समुदाय का पोषण। इंग्लिश में अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट है। यह विषय कला के माध्यम से लोगों को जोड़ने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और समाज में सांस्कृतिक विविधता को पोषित करने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उससे पहले साथियों, अप्रैल माह में जितना भी दिवस था उन सबको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन हो जाता है बिहार राज्य से अलग होकर के। 2 अप्रैल हनुमान जयंती। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, और 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंसन दिवस भी मनाया जाता है। 13 अप्रैल को साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड शहादत दिवस है, और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती बैसाखी। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, और 18 अप्रैल आज साथियों 18 अप्रैल
विश्व विरासत दिवस है, 18 अप्रैल विरासत दिवस है, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस होता है और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस, 26 अप्रैल को वीपो दिवस यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 24 अप्रैल को साथियों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। अगला क्वेश्चन सातवां है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को एगिलिटास के स्पोर्ट्स वियर ब्रांड 18 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? 18 का ब्रांड एम्बेसडर और 18 कंपनी किसकी है? तो यह वैश्विक स्पोर्ट्स कंपनी है एगिलिटास। एगिलिटास का ब्रांड है 18 स्पोर्ट्स ब्रांड है। अभी हाल ही में स्मृति मंधाना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। स्मृति मंधाना एगिलिटास 18 स्मृति मंधाना ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन है तो बाकी कुछ ब्रांड एम्बेसडर को देखिएगा हाल फिलहाल वाले 2020 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, नायिका के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण, इंडिया आर्चरी प्रीमियर लीग के रामचरण और स्केचर इंडिया के मोहम्मद सिराज और कार्तिक आर्यन है ब्रांड एम्बेसडर। विकसित भारत बिल्डथॉन के शुभांशु शुक्ला और नमो भारत युवा रन नशा मुक्त भारत के मिलिंद सोमन और उकले के शुभमन गिल, यूनिसेफ इंडिया करीना कपूर खान और आयुष्मान खुराना, पूमा इंडिया का पीवी सिंधु है ब्रांड एम्बेसडर, जोमेटो के शाहरुख खान और लिवाइस कंपनी के आलिया भट्ट और जनगणना 2027 सुदर्शन पटनायक नाम महत्वपूर्ण। ये नाम और रोहित शर्मा ये आपकी परीक्षा में रहने वाले क्वेश्चन है। अगला, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ किया गया? महत्वपूर्ण, आज के सभी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साथियों एशिया का सबसे लंबा एक कॉरिडोर बन रहा है और वो एलिवेटेड रहेगा यानी उठा हुआ कॉरिडोर रहेगा। उत्तराखंड में राजाजी टाइगर अभ्यारण्य को जोड़ेगा। यह दिल्ली से जाने वाली जो हाईवे है उसी में बनेगा। देखिए उत्तर हो जाएगा ए। एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर, एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर ना है, एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर वन्य जीव कॉरिडोर है। यानी कि जानवरों के आने जाने के लिए देखिए राजा जी नेशनल पार्क से होकर के गुजरेगा। साथियों अगर आप जो है उत्तराखंड हरिद्वार देहरादून किसी कारण से जा रहे हैं, एग्जाम के वजह से जा रहे हैं, हम लोग भी एग्जाम की वजह से उत्तराखंड देहरादून हरिद्वार और रुड़की जाते रहते थे, तो वहां साथियों रेलवे स्टेशन जब पड़ता था कहीं कहीं ट्रेन अचानक रुक जाती थी तो पता क्या चलता था कि राजा जी नेशनल पार्क से होकर के ट्रेन गुजर रही है और हाथी आगे आ गए हैं। तो बड़ा मनोरम दृश्य, बीच में से ट्रेन और सड़क जाती है राजा जी नेशनल पार्क से, लेकिन इसके वजह से मानव और जानवर संघर्ष भी हो जाता था, मानव और हाथी संघर्ष भी हो जाता था। इसी कारण से इसी को दूर करने के लिए ये एलिवेटेड सड़क बनाया गया है। अब हम लोग ऊपर चलेंगे और नीचे से खूब बढ़िया से हमारे पशु हाथी हो चाहे शेर हो चाहे अन्य जो भी वन्य जीव हैं वो अपने सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य में रहेंगे, अपने पर्यावरण में, अपने क्षेत्र में, अपने प्राकृतिक आवास में रहेंगे। देखिएगा एशिया का सबसे लंबा वन्य जीव एलिवेटेड कॉरिडोर। खास बात ये कि इसकी लंबाई कुल कितनी रहेगी? ये कॉरिडोर की लंबाई 12 किलोमीटर रहेगी। 12 किलोमीटर वन्य जीवों को सुरक्षित मार्ग प्रशस्त होगा। इससे जानवर और वाहन निर्बाध रूप से अस्तित्व कर सकते हैं अपना। मनो की गाड़ी घोड़ा भी उसको रुकना नहीं है और उन जानवरों को भी नहीं रुकना है, कोई भी संघर्ष भी नहीं होगा इसमें। देखिएगा उत्तराखंड से क्वेश्चन था तो उत्तराखंड का स्ट्रेटेजी के, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनाल और राजकीय वृक्ष है बुरांस और राजकीय पुष्प है ब्रह्म कलश। राजकीय खेल 2011 में बनाया गया फुटबॉल को और राजकीय वाद्य यंत्र ढोल है 2015 में बनाया गया। यहाँ पर नदी है पंचप्रयाग नदी है साथियों। पंचप्रयाग में विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, 5 प्रयाग है। प्रयाग का मतलब अगर पूछा जाए आपसे, प्रयाग का मतलब होता है नदियों का संगम। प्रयाग का मतलब क्या होता है? नदियों का संगम। संगम मतलब नदी का संगम नहीं होता है, संगम का मतलब होता है किसी भी चीज का संगम, कवियों का संगम, व्यक्ति का संगम, नदी का भी संगम को संगम कहते हैं। किसी भी चीज का मिलन हो जाए उसे संगम कहते हैं, लेकिन जब नदियां मिलती हैं तो उसको संगम नहीं कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। तो पंच प्रयाग यानी 5 जगह ऐसे जहां पर दो दो नदियां आपस में आकर के मिलती हैं उसे पंच प्रयाग कहा जाता है। और जहां सबसे प्रमुख नदी, सबसे पवित्र नदी आकर के मिलती है उसे महाप्रयाग या प्रयागराज कहा जाता है। तो कहाँ है प्रयागराज? इलाहाबाद प्रयागराज है साथियों, जहां पर गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, यानी गंगा और यमुना क्या है? प्रयागराज है। प्रयागों में भी सबसे प्रमुख राजा है। और देखिएगा जिम कार्बेट, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कार्बेट उत्तराखंड में ही है। 1936 में इसकी स्थापना होती है, तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। भारत का पहला नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क 1936 में स्थापना होता है। फिर इसका नाम हो जाता है जिम कार्बेट, नाम बदल के जिम कार्बेट हो जाता है। फिर हम लोग करंट अफेयर में पढ़ते हैं कि इसका नाम बदल के राम गंगा हो गया है। वर्तमान में रामगंगा नदी पर नाम इसका हो गया है जिम कार्बेट का। आरंभ में हैली
फिर जिम कॉर्बेट वर्तमान में है रामगंगा। 4 धाम में एक धाम वहाँ पर है और इसके अलावा 4 धाम भारत के चारों दिशा में, इसके अलावा भी एक 4 धाम है जो उत्तराखंड में पड़ता है। और चिपको आंदोलन गौरा देवी के नेतृत्व में जो चिपको आंदोलन चला था उत्तराखंड में ही चला था साथियों। 9वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में ईरानी सरकार किसी शासन विरोधी महिला को फांसी पर चढ़ाने जा रही है, उनका नाम क्या है? साथियों, ईरान खूब चर्चा में रह रहा है। उसी बीच एक न्यूज आया है और ये न्यूज कहीं न कहीं आप भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर देखे होंगे। एक नाम है बीना हेम्मती। बीना हेम्मती, इनको ईरान सरकार के विरुद्ध विद्रोह के कारण, लोगों को उकसाने के कारण सजा दी और सजा में इनको फांसी की सजा दी गई है। और फांसी की सजा पाने वाली ईरान की पहली महिला हो जाएंगी बीना हिम्मती। इसलिए आपने देखा होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, देखिए फोटो सोशल मीडिया पर आपने कहीं न कहीं देखा होगा, ऐसे करके वायरल हो रहा है कि ईरान की सबसे खूबसूरत महिला को फांसी दे रही है ईरान सरकार। ये कौन है? इनका नाम है बीना हिम्मती। इन्होंने आयतुल्लाह खामनेई के विरुद्ध रिवोल्ट किया, यानी आयतुल्लाह खामनेई ईरानी सरकार के विरुद्ध हम रिवोल्ट किया। वही आयतुल्लाह खामनेई साथियों जिसको अमेरिका ने अटैक करके मार दिया आयतुल्लाह खामनेई। कौन? तो ये ईरान के सुप्रीम लीडर मृत्यु हो गई। और उसके बाद मोस्तबा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। सुप्रीम लीडर ईरान में और उत्तर कोरिया में, ईरान और उत्तर कोरिया में जो सरकार होती है, सरकार में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसे उसे कहा जाता है सुप्रीम लीडर। तो अयतुल्लाह खामनेई हत्या हो जाती है और उसके बाद से मुस्तफा खामनेई ये बन जाता है सुप्रीम लीडर साथियों। तो इनको जो है, नाम है इनका बीना हिम्मती, ईरानी सरकार ने इनको फांसी की सजा दे दी है। और इसके अलावा साथियों, जब से रिवोल्ट हो रहा है, 1 डेढ़ साल के भीतर 1500 से ज्यादा लोगों को फांसी की सजा दे दी है ईरान ने। 1 साल के भीतर 1500 से ज्यादा लोगों को फांसी दिया। किस कारण से? सरकार विरुद्ध गतिविधि के कारण विद्रोही लोगों को, 1500 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई है। यहाँ पे महिला पहली ये हो जा रही हैं। देखिएगा ईरान के बारे में स्ट्रेटेजी के, ईरान में एक पर्वत है, उसका नाम है माउंट दामाबंद। 5610 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है, माउंट दामाबंद। इसे देवबंद भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा देखने को। हारमुज जल डमरूमद यहीं पर, हारमुज स्ट्रेट यहीं पर है। और साथियों, इसके पड़ोस में देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान और कैस्पियन सागर। ईरान में दस्ते लूट और दस्ते कबीर नाम से, देखिए दस्ते कबीर और दस्ते लूट नाम से क्या चीज है? तो ये मरुस्थल है, डिजर्ट है, रेगिस्तान है। दस्ते लूट और दस्ते कबीर कहाँ पर है मरुस्थल? तो ईरान में है मरुस्थल। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी का क्या है? तो तेहरान है, यहाँ लिखा है तेहरान। और ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। तेहरान और मुद्रा रियाल। ईरान के साथियों, ईरान का प्राचीन नाम है फारस। फारस ईरान का प्राचीन नाम है, फारसी यहाँ की भाषा है। और प्राचीन अगर देखेंगे, यहाँ पर एक सभ्यता थी बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता किस देश में डेवलप हुई थी? ईरान में। ईरान की सभ्यता बेबीलोन सभ्यता। इराक की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। ईरान को फारस भी कहा जाता है, फारस की खाड़ी। पर्सिया भी अंग्रेजी में कहा जाता है, फारस को पर्सिया भी कहा जाता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज ये कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में कन्वेंशन होता है। आर्द्र भूमि जो होता है, वेटलैंड होता है, रामसर स्थल होता है। इसी कन्वेंशन के तहत डिक्लेयर किया जाता है। वर्तमान में हमारे भारत में 98 और उत्तर प्रदेश में 11 रामसर स्थल हैं। चाबहार बंदरगाह ईरान का है। ईरान का चाबहार बंदरगाह, यहाँ पर हमारे भारत ने सैन्य अड्डा अपना बनाया है, नाम उसका शाहिद बेहेश्ती। शाहिद बेहेश्ती पोर्ट कहाँ पर है? शाहिद बेहेश्ती पोर्ट हमारे भारत का है, ईरान के चाबहार बंदरगाह में है। अंतरिक्ष कार्यक्रम भी है और नूर नाम का उपग्रह भी है। नूर किस देश का है? तो ईरान देश का है। यही था साथियों आज का जितना महत्वपूर्ण करंट अफेयर था, सबको छाट करके इमेज बना करके आपके लिए हम उपस्थित हुए लेकर के। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, ना पसंद आया होगा तब वो लाइक करिएगा साथियों। बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट मिलता रहेगा। बाकी कमेंट करिए, कोई भी डाउट होगा तो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।